अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 का 17th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ रूल्स को पढ़ेंगे। हम देखेंगे किरचॉफ रूल्स क्या होते हैं और इनकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर हमारे पास दो तरह के सर्किट्स होते हैं बेटा, एक होते हैं सिंपल सर्किट्स। क्या होते हैं बेटा? सिंपल सर्किट। ठीक है, तो उनमें सिंपल सर्किट कौन से सर्किट्स होते हैं जिनमें बेटा एक हमारे पास सोर्स होती है। कितनी सोर्स होती हैं बेटा? एक सोर्स होती है और रजिस्टर्स दो तीन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। यानी रजिस्टर जितने मर्जी हों, ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे हों या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हों, एक सोर्स के साथ। सोर्स क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो ऐसे सर्किट्स को कौन से सर्किट्स होते हैं बेटा? ये सिंपल सर्किट्स कहलाते हैं। कौन से सर्किट कहलाते हैं बेटा? सिंपल सर्किट कहलाते हैं। इनमें अगर हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशन देखना है, तो उसके लिए कोई करंट की वैल्यू मालूम करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? ओहम्स लॉ। क्या यूज़ करते हैं? बात समझ आ गई? तो हम कहेंगे ओहम्स लॉ सिंपल सर्किट्स पर वैलिड होता है। कौन से सर्किट्स पर वैलिड होता है? सिंपल सर्किट्स पर वैलिड होता है। याद रहेगी ये बात। अच्छा, दूसरे सर्किट कौन से होते हैं भाई? कम्प्लेक्स। कौन से सर्किट होते हैं? कम्प्लेक्स सर्किट होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सोर्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा? एक से ज़्यादा सोर्सेज होती हैं। ज़रा देखिएगा कुछ इस तरह से कि एक बैटरी ये लगा दी हमने, ठीक है, एक बैटरी ये लगा दी और एक बैटरी ये लगा दी। इनके साथ हमने क्या लगा दिया? एक रजिस्टर लगा दिया। इनके साथ हमने क्या लगा दिया बेटा? एक रजिस्टर लगा दिया। बात समझ आ गई? तो इनके साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया? एक बैटरी यहाँ पे भी लगा दी बेटा। समझ आ गई? अब ये जो हमारे पास सर्किट बन गया है, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स सर्किट बन गया। क्या बन गया बेटा? कम्प्लेक्स सर्किट बन गया है। इसमें एक रेजिस्टेंस है R1, एक R2, एक R3 और तीन चार हमारे पास सोर्सेज लगा दिए हमने। तो ये कम्प्लेक्स सर्किट है, तो इसके ऊपर हम ओहम लॉ अप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन ईजीली नहीं कर सकते बेटा, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं बेटा? किरचॉफ रूल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बेटा? KR लिख रहा हूँ बेटा मैं। क्या लिख रहा हूँ? KR, किरचॉफ रूल्स। समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। कम्प्लेक्स नेटवर्क के लिए अगर हमने उसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो फिर हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा? किरचॉफ रूल यूज़ करते हैं। कौन से रूल यूज़ करते हैं? अब किरचॉफ रूल भी दो हैं बेटा। कितने रूल हैं? दो हैं। एक है बेटा फर्स्ट रूल, एक है सेकेंड रूल। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ फर्स्ट रूल। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से इम्पोर्टेंट है और MCQs के एतबार से भी इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ फर्स्ट रूल बेटा, ठीक है। अब किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है, इसमें क्या है? अब ज़रा देखना, इसे कुछ नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या नाम लिखेंगे? इसे कुछ और भी नाम है। किरचॉफ फर्स्ट रूल कह दें, और इसका दूसरा नाम बेटा क्या है? किरचॉफ करंट रूल, KCL, किरचॉफ करंट रूल बेटा। बात समझ आ गई? KIL भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? करंट की जगह क्या लिख देंगे? आई भी तो करंट होता है ना बेटा। अच्छा, इसके और नाम भी हैं बेटा। पॉइंट रूल, जंक्शन रूल, और बेटा नोडल रूल। ये सारे किसके नाम है बेटा? किरचॉफ फर्स्ट रूल के नाम है बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात मुश्किल लगे ज़रा पूछ लो। अच्छा जी, अब ज़रा देखो किरचॉफ फर्स्ट रूल है क्या दरअसल। इसको समझने से पहले हम एक आम से एग्जांपल समझते हैं। वो एग्जांपल क्या है बेटा? ये हमारे पास वाटर पाइप है, ठीक है। ये क्या है? वाटर पाइप है। इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है बेटा?
वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है और वाटर की मकदार कितनी है 10 लीटर। कितनी है बेटा? और कितने सेकंड में फ़्लो कर रहा है बेटा? 1 सेकंड में। समझ आ गई? अब ये जो पाइप है इसके आगे हमें 3 डिफरेंट पाइप्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं बेटा? 3 डिफरेंट पाइप्स लगा इसके साथ अटैच हैं। ये जो पानी फ़्लो कर रहा है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। अब जो 3 डिफरेंट पाइप्स लगाएंगे उनका डायमीटर भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट। क्या होना चाहिए बेटा? यानी कुछ इस तरह से, एक पाइप ये, दूसरा पाइप ये बेटा, और एक पाइप ये वाला। बताओ ज़रा सबसे थिकनेस वाला ज़्यादा पाइप कौन सा है बेटा? उससे कम वाला, और ये वाला सबसे कम बेटा। बात समझ आ गई? अब बेटा देखो इधर 10 लीटर पानी फ़्लो कर रहा था तो ये सारा पानी 3 हिस्सों में क्या हो जाएगा? तकसीम। तो बताओ ज़्यादा पानी किस में से फ़्लो करेगा? इस वाले में से। हम कहते हैं इसमें से 5 लीटर पानी बाहर निकलता है। बात समझ आ गई? इसमें से हम कहते हैं 3 लीटर पानी बाहर निकलता है। कोई बात मुश्किल लगी हो पूछ लो। इसमें से हम कह देते हैं कि कितना पानी लीटर निकलेगा? 2 लीटर। बात समझ आ गई? ज़रा देखो टोटल वाटर फ़्लो कितना कर रहा था? 10 लीटर। अब वो वाटर आगे 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। वो कितना हुआ बेटा? 5 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर। तो अगर इनका टोटल करें 5 + 3 + 2 तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 लीटर बेटा। कोई बात मुश्किल लगी यहाँ तक? अब बेटा यही बात हम करंट के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? करंट के साथ करेंगे। अब ज़रा देखना करंट क्या कहता है। यानी कि इस पॉइंट की तरफ, जो इस ओपनिंग की तरफ जितना वाटर फ़्लो कर रहा था इस ओपनिंग की तरफ, इतना ही वाटर इस ओपनिंग से अवे मूव कर रहा है। समझ आ गई बेटा? हम कहेंगे ये एक हमारे पास कोई पॉइंट है, ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है और ये कुछ वायर्स हैं इसकी तरफ आ रही हैं। एक वायर ये है बेटा इस तरह से, ठीक है, और एक वायर ये है और एक वायर ये है। समझ आ गई? अब देखो इधर से इसमें से I1 करंट फ़्लो करता है। क्या करता है बेटा? I1 करंट फ़्लो करता है। इधर से इसमें I2 करंट फ़्लो करता है। इधर से इसमें I4 करंट फ़्लो करता है और इधर से I3 करंट फ़्लो करता है बेटा। बात समझ आ गई? कितनी कोई बात ज़्यादा मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। अब ज़रा देखो यहाँ से हमने क्या सीखना है। अब ये एक पॉइंट है, ये क्या बेटा? एक पॉइंट है, पॉइंट P है या एक पॉइंट कह दें, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉइंट रूल कहते हैं बेटा। ये आपने पढ़ा था स्टेशनरी वेव्स वाले टॉपिक में। जब ये पॉइंट बनता है उसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं बेटा? एक होता है नोड, एक होता था एंटी नोड। याद है आप लोगों को 8वें चैप्टर में? ये बन रहा है नोड, तो इसको कहते हैं नोडल रूल। और जब जहाँ पे कोई चीज़ें आके मिलती हैं उसको कहते हैं जंक्शन। क्या कहते हैं बेटा? तो दैट्स वाई इसको कहते हैं जंक्शन रूल बेटा। बात समझ आ गई? अभी हम तारें काफ़ी सारी मिल रही हैं बेटा, ब्रांचेस बन रही हैं। ब्रांचेस क्या होते हैं? जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस निकल रही है वहाँ से बेटा, ठीक है, उनको कहते हैं ब्रांचेस। अच्छा अब ज़रा गौर समझना, कहता ये है कि जितना करंट इस पॉइंट की तरफ फ़्लो करेगा, जितना करंट इस पॉइंट की तरफ फ़्लो करेगा उतना ही करंट इस पॉइंट से अवे मूव करेगा। जितना करंट इस पॉइंट की तरफ फ़्लो करेगा उतना ही करंट इस पॉइंट से अवे मूव करेगा। यहाँ देखो जितना करंट वाटर इस पॉइंट की तरफ फ़्लो कर रहा था उतना ही वाटर अवे फ्रॉम द पॉइंट मूव कर रहा था बेटा। बात समझ आ गई? उसी से बात मिलती है जुलती है या नहीं है? तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या बन गई किरचॉफ फर्स्ट रूल की कि भाई द करंट, टोटल करंट flowing towards a point always equal to the total current flowing या moving away from that point। बात समझ आ गई? वो क्या होना चाहिए बेटा? उस करंट, जितना करंट एक पॉइंट की तरफ फ़्लो कर रहा है यहाँ से और यहाँ से, उन दोनों का टोटल करंट ले लिया आपने,
ठीक है, सम कर लिया, वो किसके बराबर होगा, जो टोटल करंट इस पॉइंट से अवे मूव करेगा। बेटा बात समझ आ गई? कोई बात यहाँ तक मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। आसान बातें कर रहे हैं मुश्किल बेटा? आसान बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हमें समझ आ गई, ठीक। अब इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा कि भाई I1 और I2 जो करंट हैं ये टूवर्ड्स द पॉइंट मूव करें। किस तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, ऐसे है या नहीं है, और वो बराबर होने चाहिए किसके, I3 और I4 के सम के। बेटा I3 प्लस I4। किसी को बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। अब ये वो करंट है, टोटल करंट है जो कि टूवर्ड्स द पॉइंट मूव कर रहा है, और ये वो टोटल करंट है जो कि अवे फ्रॉम द पॉइंट मूव कर रहा है। ऐसे है या नहीं है? इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर हम इस तरह लिखना चाहें समेशन की फॉर्म में, हम लिखेंगे समेशन आई, ये आई कौन सा, टूवर्ड्स वाला, कौन सा आ गया बेटा, शुड बी इक्वल टू द समेशन आई अवे। बात समझ आ गई? जो अवे करंट मूव करे उनका सम, और जो करंट इसकी तरफ मूव कर रहा है पॉइंट की तरफ, उसका सम बेटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहा है बेटा। वो एमसीक्यू क्या है कि भाई जो करंट इस पॉइंट पे मिलता है, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो नेट करंट होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्या होगा बेटा, यानी कि जितना करंट इसकी तरफ जा रहा है उतना ही करंट इसे अवे जा रहा है। बेटा दोनों का समाम का सम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ज़ीरो। ज़ीरो करंट है बेटा। अच्छा, अब ज़ीरो करंट कैसे है, हम यहाँ पे कन्वेंशंस को डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कुछ कन्वेंशंस करते हैं। कन्वेंशन कैसे, अब ज़रा देखो, कन्वेंशन ये है बेटा हमारे पास। कन्वेंशन करते हैं, हम कोई रूल बना लेते हैं, कन्वेंशन सॉरी, हम कोई रूल बना लेते हैं तो वो हम रूल वैलिड अप्लाई करते जाते हैं। कन्वेंशंस कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है। एक कन्वेंशन क्या है, जो करंट टूवर्ड्स पॉइंट मूव करेगा, किस तरफ मूव करेगा बेटा, टूवर्ड्स पॉइंट। जो करंट टूवर्ड द पॉइंट मूव करेगा उसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। क्या कंसीडर करेंगे बेटा, और जो करंट अवे फ्रॉम द पॉइंट मूव करेगा उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। आसान बातें करें मुश्किल बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है। तो अब इसके ऊपर हम ये अप्लाई करके देखते हैं, इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो ज़रा देखो, हमारे पास ये बन जाएगा I1 प्लस I2, ये तो वैसे का वैसा रह गया। अगर हम इनका सम करना चाहें, इनको उठा के इधर लें, तो ये बन जाएगा प्लस I3 प्लस नेगेटिव लगाएंगे ना, माइनस I4 इज इक्वल टू ज़ीरो। जो इस पॉइंट के ऊपर करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, इस पॉइंट पे 4 करंट है, 1 2 3 4, उनका हमने क्या किया, सबका सम ले लिया। क्या ले लिया बेटा, वो आंसर कितना आ गया, तो वो बात प्रूफ हो गई नहीं हुई, टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो। बेटा बात समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगे ज़रा पूछो। अच्छा जी बेटा, यहाँ तक अगर बातें आपको समझ आ गई तो फिर हमें यहाँ से एक बात और समझ आने वाली है, वो ज़रा देखते हैं क्या है। हम ये इस इक्वेशन का नाम दिया हुआ इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दिया हुआ बेटा, इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर को 1 को अगर t से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, t से मल्टीप्लाई कर दें, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय t, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी I1 इंटू टी प्लस I2 इंटू टी इज इक्वल टू I3 इंटू टी प्लस I4 इंटू टी। बात समझ आई? आपको तो पता है कि करंट का क्या फार्मूला होता है भाई, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ठीक है। अगर आप I और T का प्रोडक्ट निकाल लें तो क्या बन जाएगा आपके पास, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। बात मुश्किल लगी आसान।
अब आई टी का ये प्रोडक्ट बने हुए हैं बेटा आपके पास, तो फिर ये क्या बन जाएगा, I1T1 इज इक्वल टू Q1, I2 प्लस Q2, I3 इंटू टी Q3 प्लस I4 इंटू टी Q4। कोई बात मुश्किल लगी ज़रा पूछ लो बेटा। अच्छा जी, अब यहाँ से पता क्या चल गया, अब यहाँ से ये पता चला कि जो चार्ज इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, जो चार्ज इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है Q1 होगा, जो चार्ज इस पॉइंट की तरफ, इधर से इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है वो Q2 होगा। उन दोनों का सम कर लिया हमने, क्या कर लिया बेटा, सम कर लिया। और जो चार्ज इस पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं उनका सम कर लिया। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये किस चीज़ को शो करता है, ये शो करता है बेटा किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। किसको शो करता है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो आपके पास बात है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखी हुई बेटा। तो पता क्या चल गया, यहाँ से ये पता चला कि भाई आपका किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है, मैनिफेस्टेट करता है बेटा। समझ आ गई? कोई बात यहाँ तक समझ ना आई हो ज़रा पूछ लो, मुश्किल बातें तो नहीं कर दी हमने कोई। अच्छा जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो करता है। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं बेटा, ये जब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, तो बेटा ये उसमें इसका अमल दखल होता है कि अगर हम चार्ज कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दें तो फिर हमारे पास जितने चार्जेस उसके पास स्टोर हो रहे होते हैं उतने ही चार्जेस डेसिपेट भी हो रहे होते हैं बेटा। ठीक है, उनकी एनर्जी डेसिपेट हो रही होती है, फ्लो कर रहे होते हैं सर्किट में। कोई बात ज़्यादा मुश्किल लगी हो ज़रा पूछो। अब भाई ज़रा देखो यहाँ से हमने रिज़ल्ट क्या निकाला। रिज़ल्ट ये निकाला, अगर हमारे पास कोई सोर्स ना हो सर्किट में और कोई सिंक ना हो, सिंक का मतलब कोई डेसिपेटर ना हो और कोई प्रोड्यूसर ना हो, सोर्स का मतलब प्रोड्यूसर, ठीक है, कोई प्रोड्यूसर ना हो और कोई कंज्यूमर ना हो, तो टोटल चार्ज जो होता है सर्किट में वो कंजर्व रहता है। क्या रहता है बेटा, यानी किसी एक पॉइंट की तरफ जो मूव कर रहा है वो बराबर होता है उस पॉइंट से अवे मूव करने वाले चार्ज के बेटा। समझ आ गई? तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब हम इसका रिज़ल्ट लिखते हैं। रिज़ल्ट क्या है, हमने अभी कहा कि इफ़ देयर इज़ नो सिंक एंड सोर्स in the circuit, then the charges, number of charges, the amount of charge flowing towards the point is equal to the amount of charge flowing away from the point। ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। समझ आ गई? जब यहाँ पे सोर्स या सिंक ना हो। अब यहाँ पे कुछ MCQs हैं बेटा। MCQ क्या है, अब बच्चे जो गलती करते हैं वो ज़रा देखिएगा क्या करते हैं। यहाँ बनाता हूँ बेटा, ये एक नोड बनाता हूँ ये, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। समझ आ गई? अब मुझे बताओ ज़रा, आपसे पूछा जाएगा इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है I1 और वो है 5 एम्पेयर का। कितना है बेटा, 5 एम्पेयर का। समझ आ गई? और इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है I2 और या I3 वो है 2 एम्पेयर का, ठीक। और ये जो करंट है ये फ्लो कर रहा है बेटा, ये है 3 एम्पेयर का। समझ आ गई? तो मुझे बताओ कि ये वाला जो करंट होगा I4, ये वाला जो करंट होगा I4 ये कितना होगा, ये वाला जो करंट होगा ये I4 ये कितना होगा। बात समझ आ गई? सोच के बताओ बेटा ज़रा, शाबाश। हमें ये बात याद रखनी है
कि भाई टोटल जो करंट टुवर्ड्स मूव करता है, टोटल जो करंट अवे मूव करता है, वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं ज़रा देखो, वो कहते हैं पॉइंट से इस तरफ वाला चार्ज करंट है ना, उनको हमने जमा कर लेना है, पॉइंट से इस तरफ वाला चार्ज है उनको अलग जमा कर लेना, उनको बराबर बराबर पुट कर देना है। पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाला चार्ज जो है उसको हमने सम करना है, पॉइंट के राइट साइड वाला चार्ज है उसको अलग सम करना, दोनों को क्या करना है बेटा, बराबर पुट करना है। देखो ना, ये पॉइंट से लेफ़्ट साइड वाला चार्ज करंट, पॉइंट से राइट साइड वाला करंट, दोनों को हमने क्या कर दिया, सम कर दोनों को बराबर पुट कर दिया। हर बार ऐसे नहीं होना, हमने क्या देखना है, जो करंट टूवर्ड्स पॉइंट मूव कर रहा है और जो करंट अवे पॉइंट मूव कर रहा है उनको अलग अलग सम करना है। ज़रा देखना, ये I1 किस तरफ मूव कर रहा है, टूवर्ड्स पॉइंट, किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है ना ये, लेकिन I4 जो है वो है तो लेफ्ट साइड पे, लेकिन टूवर्ड्स पॉइंट मूव नहीं कर, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। समझ आ गई। अब I3 को देखो, ये टूवर्ड्स द पॉइंट मूव कर रहा है, इसको ऐड करेंगे। बात समझ आई नहीं आई, मुश्किल बात कर दिया आसान। तो बेटा हम क्या करेंगे, I1 प्लस I3 को ऐड करेंगे। ये टूवर्ड्स द पॉइंट मूव कर रहे हैं, किस तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। कौन से मूव कर रहे हैं बेटा, I2 अवे मूव कर रहे हैं, और I4 I2 प्लस I4। बात समझ आ गई। ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अवे वाले और टुवर्ड्स वाले पॉइंट्स का करंट आप उसमें इक्वल होना चाहिए। अब I2 की वैल्यू तो आपको पता है, इसको उठा के इधर ले आओ, ये बन जाएगा I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I3 माइनस I2। समझ आ गई। अब इसको करो ज़रा सॉल्व। I1 कितना है 5 और I3 कितना है 2, कितना हो गया 7 माइनस 3, आंसर कितना आ जाएगा, I4 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 3, आंसर कितना आएगा बेटा 4 एम्पेयर। तो I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब देखो ज़रा, ये अगर 4 एम्पेयर हो जाए और ये भी देखो कितना, ये अवे वाले कितना करंट हो गया 3 प्लस 4 7, ये भी अवे जा रहा है ये भी अवे जा रहा है, दोनों का सम करें तो कितना आ जाएगा। अब टुवर्ड्स कितना हो रहा है 5 और प्लस 2 7, 7 बराबर है ना बेटा। बात समझ आई कि नहीं आई। अब ये हमने ये यहाँ सीखा कि हमने ये नहीं करना कि लेफ़्ट साइड वाला करंट को हमने ऐड कर दिया और राइट साइड वाले करंट को अलग ऐड कर दिया, ऐसे नहीं करना। हमने क्या कर देखना है, जो करंट टुवर्ड्स द पॉइंट ऐड जा रहा है, बेशक वो राइट साइड पे बेशक वो लेफ्ट साइड पे, उनको ऐड करना है, और जो अवे फ्रॉम द पॉइंट जा रहा है बेशक वो अपोजिट साइड पे हैं, तो फिर भी हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और आपस में क्या करेंगे, बराबर के पुट करेंगे बेटा। ठीक है, कोई बात मुश्किल लगी ज़रा पूछो। अगर आपसे एक और MCQ पूछ लिया जाए भाई, बताओ ज़रा। ये आपके पास एक बॉक्स है, ये क्या बेटा एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पर 4 आपके पास इस तरह से नोट्स बने हुए हैं, ये इस तरह से, समझ आ गई, ठीक। और इन सब की जो डायरेक्शन है ये है बेटा। अब इधर से जो करंट फ्लो करेगा वो इधर भी आएगा, और इधर से जो करंट फ्लो करेगा वो इधर भी आएगा, और इधर से जो करंट फ्लो करेगा वो इधर आएगा, और इधर वाला जो करंट ऊपर भी जा सकता है बेटा, ठीक है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस बन सकती हैं, और इधर वाला करंट ये बाहर आएगा, ठीक। इसको कहते हैं I1, इसको कहते हैं I2, इसको क्या नाम देते हैं बेटा I3 का, और ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा I4। आपने फिर I4 मालूम करना है, क्या मालूम करना है बेटा I4। फर्स्ट कर लें कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये 2 एम्पेयर है, ये I2 की वैल्यू है 15 एम्पेयर है बेटा, और I3 की वैल्यू है बेटा कितनी 6 एम्पेयर। तो बताओ कि I4 की वैल्यू कितनी होगी, समझ आ गई। अब ये सारे करंट जो हैं वो टूवर्ड्स द I4 जा रहे हैं, यानी ये भी इधर जा घूम के इधर आ रहा है, ये भी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये वाला करंट भी इधर आ रहा है, सारे के सारे किस तरफ जा रहे हैं बेटा, इस पॉइंट को A कंसिडर कर लो। क्या कर लो बेटा, अब इस पॉइंट की तरफ कितने करंट आ रहे हैं, I1 भी, I2 भी, I3 भी, ये सारे किस तरफ जा रहे हैं, तो I4 कितना होगा, जी जी 15 एम्पेयर। समझ आ गई। अब देखो गौर से कि भाई ये I1 I2 I3 किस तरफ जा रहे हैं, और उधर से एक करंट उस पॉइंट से अवे जा रहा है, वो कौन सा करंट है। अब बताओ भाई कैसे निकालेंगे, हाँ वो किसके बराबर होगा,
I4 की, यानी जितना करंट टुवर्ड्स द पॉइंट ए जा रहा है उतना ही करंट टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द पॉइंट ए जाएगा, और वो कितने वायर के ज़रिए जा रहा है, एक ही वायर के ज़रिए जा रहा है। समझ आ गई? तो हम कहेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी है 2, 15, 17, 23, तो ये 23 एम्पेयर का करंट होगा जो कि I4 होगा। बेटा बात समझ आ गई नहीं आई? मुश्किल बात तो नहीं कर दी हमने कोई? अब एक MCQ और कर लेते हैं बेटा, आसान से MCQ करते जा रहे हैं हम। ये एक हमारे पास वायर है बेटा इस तरह से, ये एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। समझ आ गई? यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है बेटा, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है। समझ आ गई? इधर कुछ और रेजिस्टेंसेस हैं, इधर कुछ और रेजिस्टेंसेस भी मौजूद हैं बेटा, और इधर कुछ और रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। समझ आ गई? 3 उधर हैं, 3 इधर हैं। देखो इधर से करंट फ्लो करता है 10 एम्पेयर का, इधर से करंट फ्लो करता है, डायरेक्शन ये है, इधर से जो करंट फ्लो करता है वो करता है 2 एम्पेयर का। समझ आ गई? और इधर जो करंट फ्लो करेगा I, वो आपने बताना है, और उसकी डायरेक्शन ये है। समझ आ गई? और इधर जो करंट फ्लो करता है ये 2 एम्पेयर का है, और ये है बेटा 3 एम्पेयर। समझ आ गई? अच्छा जी, अब बताओ ज़रा, और ये एम्पेयर है बेटा हमारे पास 4 एम्पेयर का, और इनकी सब की डायरेक्शन आउटवर्ड है बेटा। किस तरफ है? आउटवर्ड है। समझ आ गई? तो अब बताओ ये I करंट कितना होगा, ये I करंट है कितना होगा? समझ आई? तो बताना है आप लोगों ने अभी I करंट कितना होगा। 3 एम्पेयर। ठीक है, ये आंसर आएगा ऐसा 3 एम्पेयर का। अब ज़रा देखते हैं क्यों। अब देखो ये एक पॉइंट है A और ये पॉइंट क्या है बेटा B। अब इस A की तरफ जो करंट फ्लो करेगा वही करंट B की तरफ फ्लो करेगा बेटा, सारा का सारा। समझ आ गई? और वही करंट B से अवे मूव करेगा। ठीक है, अब देखो A की करंट ये, हाँ इनका हमें नहीं पता, A की तरफ कौन सा कितना करंट फ्लो कर रहा है I, यानी 10 + 2 तो उसकी तरफ जा रहा है, उसको कहते हैं 12 एम्पेयर। 10 + 2 को कर दिया, लेकिन I जो करंट है वो इसे अवे जा रहा है, उसको हम क्या कर लेंगे नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है कि जो अवे फ्रॉम द पॉइंट मूव करता है उसको क्या कहते हैं नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं। समझ आ गई बेटा बात? अच्छा, अब ये वाला जो करंट है ना ये बराबर होगा जो B से अवे जा रहे हैं उनके। कैसे? ये कितना है बेटा 4 + 3 7, 7 + 2 9, ये टोटल करंट कितना बन गया 9 एम्पेयर। कितना बन गया बेटा? तो ये हमारे पास 12 एम्पेयर माइनस I इज इक्वल टू 9 एम्पेयर होगा बेटा। बात समझ आ गई? इस I को उठा के उस तरफ ले जाए, मैं यहाँ लिखता हूँ, इस I को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, I इज इक्वल टू, और 9 को उठा के इधर ले आएँ तो 12 माइनस एम्पेयर माइनस 9 एम्पेयर, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पेयर। बात समझ आ गई? तो वही 3 एम्पेयर इसकी ऑप्शन बन जाएगी बेटा। किसी को बात समझ ना आई हो ज़रा पूछो। If you have any question about the lecture, you can ask freely in the comment section. Allah Hafiz.